सलाम सामईन। जिंदगी की सबसे खास बात जिंदगी और मौत का खेल है। जानदार पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले ये जानदार अपने ही जैसे मजीद जानदार पैदा कर लेते हैं। जिंदगी और मौत का ये खेल अरबों साल से जारी है और इस खेल में जिंदगी मौत से मुसलसल जीत रही है। मौत जिंदगी का पीछा करती है, लेकिन हर नई जान की पैदाइश के साथ जिंदगी की शमा मौत की पकड़ से कई साल आगे निकल जाती है। जिंदा रहना आसान काम नहीं है। जिंदा चीजों को जिंदा रखने के लिए उनके जिस्म मुसलसल काम करते हैं। एक एक खलिए में हमा वक्त हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। दिल, जिगर, लंग्स, ब्रेन और किडनीज के काम इतने पेचीदा हैं कि सदियों की रिसर्च के बाद भी इंसान इन्हें मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाया। लेकिन ये सब काम अंजाम देने में जिंदगी बहुत खुद कफील है। रोटी और सांस चलती रहे तो एक जिस्म तन तन्हा ये तमाम अफाल खुद ब खुद सरंजाम दे लेता है। लेकिन जिंदगी का एक काम ऐसा है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। वो काम है जिंदगी को अगली नस्ल में मुंतकिल करना। ज्यादातर जानदारों में नई जिंदगी पैदा करने का काम एक जानदार नहीं बल्कि दो जानदार मिलकर करते हैं। ये दो जानदार आपस में एक जोड़ा बनाते हैं, जिन्हें हम नर मादा या मेल और फीमेल कहते हैं। एक वाहिद जानदार के लिए बगैर किसी साथी के रिप्रोड्यूस करना नामुमकिन नहीं है। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कई तरह की फंगस में अफजाइश का काम बगैर किसी जोड़े के होता है। इस तरह की अफजाइश को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ताहम ज्यादातर जानदारों में रिप्रोडक्शन का अमल नर और मादा के एक जोड़े के जरिए मुकम्मल होता है। इस तरह की अफजाइश को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जानवरों की तकरीबन 99% स्पीशीज इसी तरीके से बच्चे पैदा करती हैं और पौधों की भी तकरीबन 80% स्पीशीज मेल और फीमेल के दरमियान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर जिंदगी की अफजाइश मेल और फीमेल के जोड़े बनाए बगैर भी हो सकती थी, तो फिर नेचर में ज्यादातर जानदार जोड़ों की शक्ल में क्यों होते हैं? ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम गौर करते हैं कि मेल और फीमेल के दरमियान जो फर्क है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ही महदूद नहीं है। नर और मादा की जिस्मानी साख्त, मसल्स, स्किन, बाल, आवाज, सोच और नफ्सियात में अनगिनत फर्क होते हैं। इंसानों में तो ये फर्क इतना वाज़ेह है कि हम पे ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि मर्द और औरत दो मुख्तलिफ सैयारों की मखलूक हैं। लेकिन इन्हीं डिफरेंसेस की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ इंसान मोहब्बत और सुकून के रिश्ते में जुड़ जाते हैं। इस रिश्ते की कोख से न सिर्फ औलाद पैदा होती है बल्कि मौसीकी, शायरी, रक्स और आर्ट भी जन्म लेते हैं। तो सवाल ये है कि इस बेरंग जिंदगी में ये तमाम बेल बूटे किसने लगाए और किस लिए लगाए? नेचर के अंधे कवानीन के लिए ये बात आसान लगती है कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की तरह रिप्रोडक्शन का काम भी एक ही जिस्म तन तन्हा सरंजाम दे लेता। तो जब सब काम अकेले ही हो सकते हैं तो अगली नस्ल बढ़ाने के लिए इस तन्हा जिंदगी को साथी की जरूरत क्यों पेश आ गई? नेचुरल सिलेक्शन की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इर्तिकाई अमल के नतीजे में ज्यादातर जानदार मेल और फीमेल में ढल गए? क्या ये रोमांस नेचुरल सिलेक्शन की अंधी कुव्वतों का शाखसाना है या जिंदगी के इस हुस्न के पीछे किसी मोहब्बत करने वाले खुदा की बराह रास्त डिजाइनिंग का हाथ है? इस सवाल का जवाब जानना न सिर्फ साइंसी लिहाज से जरूरी है बल्कि इसके जरिए आप मर्द और औरत की फितरत और मिजाज के फर्क को भी समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि औरतों का इस्तेहसाल कहाँ से शुरू होता है, फेमिनिज्म के मुतालिबात की हकीकत क्या है, अपनी फितरत में मर्द पॉलीगैमस और औरतें मोनोगैमस क्यों होती हैं, औरतें दिल की बात सीधे लफ्जों में क्यों नहीं कहती और मर्द औरत को क्यों समझ नहीं पाते। आइए इर्तिका की हैरत अंगेज साइंस के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब समझते हैं। मेल और फीमेल के बगैर होने वाली पैदाइश को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन का ये तरीका बहुत तेज रफ्तार होता है जिसके जरिए पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी खामी है। वो खामी ये है कि इस तरीके से पैदा होने वाले तमाम जानदार बिल्कुल एक जैसे होते हैं
और अगर जानदार एक जैसे हों तो उन पर बीमारियों और माहौल की तब्दीलियों का असर भी एक जैसा होगा, यानी मौत का एक ही रूप पूरी आबादी को खत्म करने के लिए काफी होगा। सो अगर मौत को चकमा देना है तो जिंदगी के लिए अपना रूप बदलना बहुत ही जरूरी है। जिंदगी अगर अपनी शक्ल तब्दील ना करे तो बहुत आसानी से मौत का शिकार बन जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों की तादाद तो बढ़ा सकती है, लेकिन जिंदगी का रूप नहीं बदल सकती। रूप बदलने का ये काम मेल और फीमेल जोड़ों के मिलाप के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत को हम बैक्टीरिया की मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। बैक्टीरिया जिंदगी की सादा तरीन शक्ल है। बैक्टीरिया की खास बात यह है कि वो कुदरती मौत नहीं मरते, क्योंकि बैक्टीरिया कभी बूढ़े नहीं होते। उनकी जिंदगी बचपन और जवानी के एक साइकिल में फंसी रहती है। एक नन्हा बैक्टीरिया सिर्फ 20 मिनट में खा पी के जवान हो जाता है। जब उसका साइज एक खास लेवल तक पहुंचता है तो उसका जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और यूं एक जवान बैक्टीरिया 2 नन्हे बैक्टीरिया में तब्दील हो जाता है। इस गैर जिनसी तौलीद की स्पीड इतनी तेज होती है कि अगर हालात साजगार हों तो एक बैक्टीरिया 10 घंटों में 1 अरब बैक्टीरिया बना सकता है। लेकिन इस तरीके से बनने वाले तमाम बैक्टीरिया हर लिहाज से एक जैसे होंगे और इस यकसानियत के नताइज बहुत खतरनाक हैं। बैक्टीरिया वक्त के हाथों तो नहीं मरते, लेकिन हालात के हाथों मारे जा सकते हैं। टेम्परेचर में तब्दीली या किसी वायरस या एंटीबायोटिक का हमला बैक्टीरिया की जान ले सकता है। और अगर तमाम बैक्टीरिया एक जैसे होंगे तो सिर्फ एक मुहलिक तब्दीली या एक जानलेवा वायरस बैक्टीरिया की तमाम आबादी को खत्म करने के लिए काफी होगा। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया जैसी मामूली मखलूक को भी जिंदगी का असल राज मालूम है। मौत का साया जब बैक्टीरिया के सरों पर मंडलाने लगता है तो जिंदगी की ख्वाहिश मोहब्बत का तिलिस्म फूंक देती है। मौत के खौफ में मुब्तला 2 अजनबी बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। उनके जिस्मों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता खुल जाता है जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब के रास्ते एक बैक्टीरिया अपना कुछ डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल करता है। रिसीवर बैक्टीरिया के जिस्म में डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। ये नया डीएनए बैक्टीरिया के लिए आबे हयात का काम करता है। जिंदगी की एक ताज़ा लहर बैक्टीरिया के सरापे में दौड़ जाती है और इसे मौत का मुकाबला करने के लिए नई रेजिस्टेंस फराहम करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 जानदारों के डीएनए मिलते हैं। डीएनए का नया कॉम्बिनेशन बनता है और जिंदगी को नया रूप मिलता है, जो जिंदगी की बका के लिए बेहद जरूरी है। डीएनए की इस शफलिंग के लिए 2 जानदारों का होना जरूरी है, लेकिन 2 जानदारों के बीच नर और मादा का फर्क होना जरूरी नहीं है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए जुड़ने वाले बैक्टीरिया में मेल और फीमेल का कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों बैक्टीरिया बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नर और मादा का फर्क जरूरी नहीं है तो फिर ये फर्क पैदा कैसे हुआ? तो इसका जवाब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इर्तिका और मेल और फीमेल का इर्तिका 2 मुख्तलिफ कहानियां हैं। मेल और फीमेल के इर्तिका की कहानी को हम खजाने और चोर की कहानी कह सकते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि मेल होने और फीमेल होने का असल मतलब क्या है। वो कौन सी खासियत है जिसकी बुनियाद पर हम एक तरह के जानदारों को मेल और दूसरी तरह के जानदारों को फीमेल कहते हैं? बज़ाहिर इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल के तौलीदी आज़ा मुख्तलिफ होते हैं। मेल और फीमेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम का फर्क होता है। फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं और उन्हें फीड करवाती हैं। ये वो फर्क हैं जिनकी बुनियाद पर हम आम तौर पर मेल और फीमेल को डिफाइन करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये फर्क सिर्फ चंद तरह के जानवरों में मौजूद होते हैं जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं। बाकी जानदारों में मेल और फीमेल तो मौजूद होते हैं, लेकिन ये फर्क मौजूद नहीं होते। मिसाल के तौर पर मेंढकों के नर और मादा के ज़ाहिरी आज़ा में कोई फर्क नहीं होता। कछुए और मगरमच्छ में जिन्स का फैसला XY क्रोमोसोम से नहीं बल्कि टेम्परेचर से होता है। यानी अंडे अगर गर्म एनवायरनमेंट में हो तो उनसे फीमेल बच्चे निकलेंगे और अगर ठंडे एनवायरनमेंट में हो तो मेल बच्चे निकलेंगे। इसी तरह सी हॉर्स यानी समंदरी घोड़ों में फीमेल की बजाय मेल प्रेग्नेंट होता है और बच्चे पैदा करता है। अब सोचने की बात है कि जो मेल प्रेग्नेंट होता है उसे हम फीमेल क्यों नहीं कह देते? तो इसका जवाब ये है
कि मेल और फीमेल होने का तायुन प्रेगनेंसी की बुनियाद पर नहीं होता। सी हॉर्स का मेल प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी मेल ही होता है। इसी तरह सेक्स ऑर्गन्स या XY क्रोमोसोम्स भी मेल और फीमेल का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेल को मेल और फीमेल को फीमेल बनाने वाली खासियत दरअसल कुछ और है। वो खासियत है सेक्स सेल्स यानी गैमीट्स का साइज। वो जानदार जिनके गैमीट्स बड़े होते हैं उन्हें फीमेल कहते हैं, और वो जानदार जिनके गैमीट्स छोटे हों उन्हें मेल कहा जाता है। गैमीट साइज का ये फर्क तमाम जोड़ेदार जानवरों और पौधों में मौजूद होता है। मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के मुकाबले में साइज में छोटे और तादाद में ज्यादा होते हैं। खास तौर से रेप्टाइल्स और बर्ड्स में गैमीट साइज का फर्क बहुत वाज़ेह होता है। इन जानवरों में फीमेल एग इतना बड़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है कि वो कई हफ्तों तक बच्चे की ग्रोथ के लिए काफी होता है। इंसानों में एग सेल आम आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद एग का वॉल्यूम स्पर्म के निस्बत 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। सो नर और मादा के फर्क में गैमीट का साइज एक फंडामेंटल फीचर है, और जैसा कि हम आगे चल के देखेंगे कि मर्द और औरत के तमाम इख्तिलाफात को साइज के इस फर्क की बुनियाद पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। गैमीट्स के साइज में ये फर्क एक तरह की नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को आप आइसोगैमीट्स के जरिए समझ सकते हैं। फंगस की बाज पुरानी अकसाम ऐसी हैं जिनमें नर और मादा का कोई फर्क नहीं होता। हालांकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और गैमीट्स भी बनते हैं, लेकिन ये तमाम गैमीट्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इस तरह के गैमीट्स को आइसोगैमीट्स कहते हैं। आइसोगैमी में मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और कोई भी एक इंडिविजुअल किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के साथ मिलाप करके बच्चे पैदा कर सकता है। आइसोगैमी का ये सिस्टम इंसाफ पर इसलिए मबनी है क्योंकि बच्चे की खुराक के लिए दोनों गैमीट्स बराबर का हिस्सा डालते हैं। दूसरी तरफ इंसानों में हम देखें तो बच्चे की खुराक में मेल स्पर्म्स कोई हिस्सा नहीं डालते। स्पर्म्स का सिर्फ एक मकसद होता है कि वो अपने जीन्स अगली नस्ल में मुंतकिल कर दें। बाकी खुराक की तमाम तर जिम्मेदारी एग सेल पर होती है। औरतों की एक्सप्लॉयटेशन दरअसल यहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन ये इस्तेहसाल नेचर को इतना पसंद क्यों है? जिंदगी का रूप बदलने और मौत को चकमा देने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इसके लिए जोड़ों में नर और मादा का फर्क होना जरूरी नहीं था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमीट्स के जरिए भी हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर जानदारों में नर और मादा का फर्क मौजूद है, और इसकी वजह कुदरत का एक अनोखा कानून है। वो कानून ये है कि जहां खजाना होगा वहां चोर भी होंगे। मेल और फीमेल गैमीट्स के इर्तिका की कहानी सुनिए। साइंसदानों का अंदाजा है कि पुराने वक्तों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी के जरिए होती थी। उन दिनों तमाम गैमीट्स का साइज तकरीबन एक जितना था, लेकिन फिर म्यूटेशंस के जरिए कुछ ऐसे गैमीट्स बने जिनका साइज एवरेज से ज्यादा था, और कुछ ऐसे गैमीट्स बने जिनका साइज एवरेज से कम था। ओवरसाइज गैमीट को एक एडवांटेज हासिल था। ये गैमीट बच्चे के लिए ज्यादा खुराक स्टोर करता और बच्चे को एक बेहतर स्टार्ट मिलता। इस एडवांटेज की वजह से अगली नस्लों में गैमीट्स के साइज बढ़ने लगे, लेकिन साइज बढ़ने के दो नुकसान भी थे। एक तो ये कि बड़े गैमीट्स की मोबिलिटी कम थी, और दूसरा ये कि चूंकि बड़े गैमीट्स बनाने में फूड ज्यादा लगती थी, लिहाजा उनकी तादाद भी कम थी। इस सिचुएशन का फायदा उन जानदारों को हुआ जिनके गैमीट्स एवरेज साइज से छोटे थे। छोटे गैमीट्स ज्यादा तादाद में बनाए जा सकते थे और उनकी स्पीड भी ज्यादा थी। छोटे गैमीट्स खुराक के मामले में तो गरीब थे, लेकिन अपनी तादाद और स्पीड की वजह से बहुत आसानी से बड़े गैमीट्स तक पहुंच जाते, और यूं वो अपने जीन्स अगली नस्ल में ज्यादा आसानी से मुंतकिल कर देते। सो इस तरह नेचुरल सिलेक्शन ने गैमीट्स के मामले में दो ऑपोजिट स्ट्रेटजीज को फेवर किया। एक तरफ बड़ा साइज और ज्यादा खुराक, और दूसरी तरफ छोटा साइज और तेज स्पीड। दरमियाने साइज वाले गैमीट्स यहाँ नुकसान में रहे, क्योंकि न उनके पास ज्यादा खुराक थी न ज्यादा स्पीड। इर्तिका के प्रेशर की वजह से गैमीट्स का साइज दो इंतहाओं की तरफ माइल हो गया। छोटे गैमीट्स मजीद छोटे और मजीद मुतहरिक होते गए, जबकि बड़े गैमीट्स मजीद बड़े होते गए, ताकि खुराक के मामले में छोटे गैमीट्स की गरीबी का अजाला कर सकें। और इस तरह नेचुरल सिलेक्शन ने जानदारों की बेशतर स्पीशीज को दो मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया। एक तरफ फीमेल्स कि जिनके एग्स बहुत थोड़े, बहुत बड़े और बहुत महफूज हैं, जबकि दूसरी तरफ मेल्स कि जिनके स्पर्म्स एग्स के निस्बत लाखों गुना छोटे, लाखों गुना ज्यादा और लाखों गुना फुर्तीले हैं।
सामईन, ये वो प्रोसेस था जिसके जरिए इर्तिका के कलम ने मोहब्बत का वो ड्रामा लिखा कि जिसके गिर्द इंसान की तमाम जिंदगी घूमती है। मेल और फीमेल गैमीट्स के साइज और रिप्रोडक्शन में उनके किरदार के जरिए हम ये भी समझ सकते हैं कि मर्द और औरत की फितरत और मिजाज में क्या फर्क है। बायोलॉजी की साइंस हमें बताती है कि मेल जानदारों का मकसद ज्यादा से ज्यादा गैमीट्स बनाना और उन्हें दूर दूर तक फैलाना है, जबकि फीमेल का बुनियादी किरदार नई जान की परवरिश और हिफाजत करना और नस्ल की बका को यकीनी बनाना है। इस फर्क की वाज़ेह मिसाल हमें फूलदार पौधों में मिलती है, जहां मेल गैमीट्स यानी पोलन्स हवा में चारों तरफ बिखेर दिए जाते हैं, तो वहीं फीमेल गैमीट यानी ओव्यूल को फूल की गहराई में मजबूत सिक्योरिटी हिसार में रखा जाता है। यही कॉन्सेप्ट मादा जानवरों में एक अनोखे अंदाज में देखने को मिलता है। नर जानवरों की भरपूर पेशकदमी के सामने मादा जानवर रेजिस्टेंस और ठहराव का रवैया इख्तियार करती हैं। इस तरीके से नर जानवरों के दरमियान मुकाबले की फजा पैदा होती है, जिसके जरिए मादा जानवर को बेहतरीन जीन्स का इंतखाब करने में मदद मिलती है। इंसानों में इसी जिबिल्लत को औरत की फितरी शर्मोहया का नाम दिया जाता है। ये जिबिल्लत दरअसल रिप्रोडक्शन के असल मकसद यानी बेहतर नस्ल तक पहुंचने का जरिया है। औरत का मुहतात और बावकार रवैया जिनसी इंतखाब में मददगार साबित होता है, क्योंकि इसी के जरिए वो निहायत सोच समझकर उस मर्द का इंतखाब करती है जिसे उसके बच्चों का बाप बनने का एजाज हासिल होगा। इसी जिबिल्लत का एक और रुख ये है कि औरतें फिजिकल रिलेशन की बजाय तवज्जो और तारीफ चाहती हैं। बीवियों की ये ख्वाहिश कि शौहर उनके दिल की बात खुद ब खुद समझें, इसी जिबिल्लत से फूटती है। अपनी इस ख्वाहिश का इजहार वो सादा लफ्जों में नहीं करती, क्योंकि उनके ख्याल में ये मर्द की अजली जिम्मेदारी है कि वो उन्हें इतनी तवज्जो दे कि उनके दिल की बात खुद ब खुद समझ ले। जब मर्द ये बात भूल जाते हैं कि अपनी चाहत का सबूत देना उनकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो पूछते रहते हैं कि औरत आखिर चाहती क्या है। गैमीट्स के साइज में फर्क का एक और नतीजा ये है कि जानवरों की दुनिया में आमतौर पर मेल पॉलीगैमस होता है, जबकि फीमेल मोनोगैमस होती हैं। ताहम ये उसूल उन जानवरों पर अप्लाई नहीं होता जिनमें बाप भी औलाद की परवरिश में किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर कबूतर, उकाब और भेड़ियों में नर और मादा मुस्तकिल फैमिली बनाते हैं और मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं। इसी तरह इंसानों में भी ज्यादातर मर्द पॉलीगैमस टेंडेंसीज के बावजूद फैमिली के साथ वफादार रहते हैं। आखिर में एक अहम बात, जिबिल्लत के उसूलों को इंसानी मुआशरों पर मिनोअन लागू नहीं किया जा सकता। इंसानी मुआशरे जिबिल्लत की बजाय कल्चर पे चलते हैं और इन मुआशरों का नज्म अखलाक और इंसाफ पर कायम होता है। इंसानी मुआशरे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उसूल पर नहीं, बल्कि सर्वाइवल ऑफ एवरीवन के उसूल पर कायम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।